ये है बच्चा एंगुलर रेसेशन की कंडीशंस। स्क्रीन क्लियर है तुम लोग के लिए? यस सर। क्लियर है? ठीक है। तो ये कंडीशंस है फॉर एंगुलर रेसेशन, जिसमें पेंडुलम पढ़ोगे आपके एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर पोजीशन। अगेन डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं लिख रहा हूँ मैं, पोजीशन वर्ड। इनके बीच ऐसा रिलेशन है अल्फा बराबर माइनस ऑफ सम कांस्टेंट सी इनटू थीटा। कांस्टेंट सी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और इसके बेस पर जो टाइम पीरियड देखा जाएगा ऑसिलेशन का, कैपिटल टी, वो लिखा जाता है 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट इस कांस्टेंट सी का, जो भी अल्फा और थीटा में कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट। इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिखते हैं, बट एक्चुअली हमने यहाँ ओमेगा का वर्ड इसलिए नहीं लिखा है कि ओमेगा से फिर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी से कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हमने इसको कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? कुछ बोलो स्टेटमेंट वाला पार्ट। यस सर। ठीक, ओके। अब इसको यूज करना सीखते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जिसमें पहला एग्जांपल जो हम देने जा रहे हैं यहाँ पर आपको, फर्स्ट एग्जांपल, वो हम एक कॉमन एग्जांपल है कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। किसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम? अगर बात करें तो फिजिकल पेंडुलम क्या चीज है? आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम सुना होगा, लेकिन ये एक फिजिकल पेंडुलम है। फिजिकल पेंडुलम का मतलब होता है कि कोई एक रिजिड बॉडी, फिजिकल पेंडुलम ऑसिलेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब वो रिजिड बॉडी वन डायमेंशन या टू डायमेंशन में से कोई भी हो सकती है। ऑसिलेशन ऑफ रिजिड बॉडी, उसको फिजिकल पेंडुलम कह रहे हैं। इसके पहले एक पॉइंट समझो आप, इसमें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसका मतलब क्या होगा, कब 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 कहा जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है? तो एंगुलर एसेशन के जो न्यूमेरिकल्स आप करोगे, जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मींस वो पोजीशन है जहां पर अल्फा जीरो होगा। मतलब सिंपल वे में कहें तो टॉर्क जीरो आना चाहिए, द पोजीशन वेयर द टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सपोज हमने कोई एक रिजिड बॉडी ली है, कोई भी एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, मान लो किसी भी शेप की, मतलब वो ट्रायंगल शेप की, सर्कल शेप की, या कैसा भी एक रिजिड बॉडी आप कंसिडर करते हैं, और उसको किसी एक पॉइंट पर हिंज करा गया है, दैट इज कैपिटल एच, एच फॉर हिंज, क्लैंप कर दिया गया है इसको, और एक पर्टिकुलर टाइम पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जिसको सेंटर ऑफ मास भी कह सकते हो, सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये इस हिंज वाले पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे है। तो जिस टाइम पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिंज वाले पॉइंट से बिल्कुल नीचे होगा, एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन पर, ये दोनों पॉइंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हिंज बोथ ऑन द वर्टिकल लाइन, यही वो कंडीशन होगी जब इसके ऊपर हम टॉर्क अबाउट दिस हिंज पॉइंट को जीरो कह पाएंगे। एंड क्यों जीरो कह पाएंगे? बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर होगी वहां से इस बॉडी का वेट कंसिडर किया जाएगा, जिसको कि m इंटू जी के फॉर्म में लिखते हो। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हिंज दोनों एक ही वर्टिकल लाइन पर है, तो mg को एक्सटेंड करेंगे तो इसकी लाइन पॉइंट ऑफ हिंज से पास हो जाएगी, और जब mg की लाइन पॉइंट ऑफ हिंज से पास हो जाएगी तो हिंज से mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, और इस मोमेंट पर इसके लिए टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी। एट दिस पॉइंट टॉर्क हिंज पॉइंट के अबाउट जीरो, और इसको हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, इस सिंपल पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि द इक्विलिब्रियम इज व्हेन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज जस्ट बिलो द हिंज पॉइंट। ये कंडीशन आ चुकी है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आया वो बता देते हैं आपको। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इन्होंने 3 आइडेंटिकल रॉड दी थी, 3 आइडेंटिकल रॉड्स, और उनको इस तरीके से कुछ अरेंज किया था। 3 आइडेंटिकल रॉड्स को, एक रॉड, सेकंड रॉड, और कुछ इस तरीके से
3 आइडेंटिकल रॉड्स, ये सब एंगल आपके 90 डिग्री बन रहे, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा था एंगल, और इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिंज किया था, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिंज कर दिया गया। ये सब आइडेंटिकल है, सबकी लेंथ एल है, और पूछा ये गया था कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पर होगा जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा। ये एंगल थीटा पूछा गया था एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो 3 आइडेंटिकल रॉड है, ये भी एल लेंथ की रॉड है, ये लेंथ भी एल है और ये लेंथ भी एल है, तीनों के मासेस भी आइडेंटिकल है, एम मास और एम मास। कहा जाए कि अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो एंगल थीटा कितना बनेगा, तो इसमें यही वाला स्टेटमेंट यूज करना है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे तभी हो सकता है जब इसका सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिंज पॉइंट के बिल्कुल नीचे आ जाओ, जस्ट नीचे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, जो पॉइंट ऑफ हिंज है ना, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लेते हैं, और ये डिफाइन कर देते हैं वाई एक्सिस, और इस तरफ डिफाइन कर लेते हैं एक्स एक्सिस, मतलब कि हिंज को ओरिजिन मान ले। और इस लॉजिक से जो मेरा फर्स्ट रॉड है, इसको अगर हम रॉड नंबर 1 कह देते हैं, इसको रॉड नंबर 2 कह देते हैं, और इसको रॉड नंबर 3। तो जो हमारा फर्स्ट रॉड है उसका सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस फर्स्ट रॉड, यानी कि इसका सेंटर पॉइंट, उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, रॉड 1 के सेंटर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर कैलकुलेट करना हो तो ये डिस्टेंस हमारा l/2 होगा, ये पूरा डिस्टेंस हमारा l/2 होगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा, यानी ये डिस्टेंस, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये जो डिस्टेंस आएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, अगर ये l/2 है और ये एंगल थीटा है तो ये l/2 sin थीटा, यानी रॉड नंबर 1 के लिए उसके सेंटर की कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ रॉड नंबर 1 नेगेटिव साइड पर है, इसको लिखेंगे -l/2 sin थीटा। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ रॉड 2 यहां पर है, इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट कहां तक जाएगा, देखो इसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, सेकंड रॉड के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो थोड़ी वर्किंग पे ध्यान देना होगा। ये टोटल लेंथ हमारी अगर एल है, तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये तरफ, तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल लेंथ बनेगा एल साइन थीटा का, ये टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ एल साइन थीटा। उसके बाद ये डिस्टेंस l/2 होगा, बिकॉज ये सेंटर पॉइंट है तो इधर l/2 डिस्टेंस, ये 90 डिग्री का एंगल भी कह रहे हैं, ये थीटा एंगल कह रहे हैं, तो ये वाला एंगल आप प्रूव कर सकते हो, ये एंगल थीटा के बराबर आएगा। ध्यान देना जिसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, ये एंगल थीटा, और अगर ये डिस्टेंस l/2 है तो जब हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे वाई एक्सिस की तरफ, देखो रॉड 2 का जो सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। क्या बता पाएंगे इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी लेंथ की होगी, जो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ बनेगी ये कितनी होगी, ये टोटल l/2, और ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पर, इधर ये एंगल थीटा बन रहा है, इधर ये l/2 और ये थीटा एंगल बन रहा है, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लेंथ बनेगी इसकी, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ ये बन जाएगी l/2 cos थीटा। यहाँ तक बताओ अगर आपको Yes, sir. सही लग रहा है, ठीक। और ये जो पूरा लेंथ एल है, ये टोटल लेंथ जो एल देख रहे हो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये टोटल लेंथ एल, इसके करस्पॉन्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लेंथ आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ, टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ, ये टोटल एल है, ये थीटा है, तो ये आपका एल साइन थीटा होगा, मतलब ये टोटल डिस्टेंस हमारी एल साइन थीटा है, और ये डिस्टेंस हमारी l/2 cos थीटा है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर हुआ, वाई एक्सिस से रॉड 2 का सेंटर पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस निकालना हो आपको फ्रॉम दिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ रॉड 2, तो ये मेरे ख्याल से बच जाएगा आपका एल साइन ऑफ थीटा माइनस l/2 cos थीटा। क्या ये सही है? ठीक, और विथ नेगेटिव कोऑर्डिनेट, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वाई एक्सिस की लेफ्ट साइड पर है,
फिर तीसरे रॉड का सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट, तीसरी रॉड का सेंटर पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा देखिए जरा, थर्ड रॉड के लिए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ रॉड 3। देखते हैं क्या बनेगा यार इसका, एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ रॉड 3 का। बता सकते हैं कितना कहाँ होगा यार ये, थर्ड रॉड का, जो रॉड 3 है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो हम एक अलग डायग्राम फिर से बना रहे हैं, प्रॉपर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं। एक रॉड यहाँ पे थी, एक रॉड हमारी ऐसे है, और एक रॉड हमारी इस तरीके से, इस तरीके 1 2 3। थोड़ा सा वर्किंग पे ध्यान देना, ये एंगल अगर थीटा था तो हम लोगों ने ये डिस्टेंस लिखी है, ये डिस्टेंस हमने L इंटू साइन थीटा लिखी, फिर ये लेंथ भी L है और ये एंगल थीटा है। तो अगर हम इस वर्टेक्स से ऊपर एक लाइन लेके जाएं, इस वर्टेक्स के ऊपर एक लाइन, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी, जहां पर मेरा चौक मूव कर रहा है, ध्यान देना है, जहां पर इस चौक को मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस, ये L cos थीटा होगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट की जा सकती है, ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी L sin थीटा माइनस L cos थीटा। ठीक है, बोलो यहाँ तक तो ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप बताइएगा तो आगे बढ़ेंगे। और रॉड 3, भाई यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, फिर से एक बार ये 90 माइनस थीटा, यानी इधर एंगल थीटा फिर से बनेगा, और रॉड 3 का सेंटर, सेंटर ऑफ रॉड 3, वो ये डिस्टेंस हमारा L/2, तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस, इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम लिख सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ रॉड 3, सेंटर ऑफ रॉड 3 का इस वर्टेक्स से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखी जा सकती है L/2 साइन ऑफ थीटा। तो इस पूरे वर्टिकल लाइन से, क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन माना गया है, इस पूरे ओरिजिन से, जिसको हम यहाँ से अगर एक वर्टिकल लाइन नीचे खींच रहे हैं, तो इससे सेंटर ऑफ थर्ड रॉड का डिस्टेंस, क्योंकि वही उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस ही आपको बता पाएंगे कितना होगा यार, ये डिस्टेंस सेंटर का, ये डिस्टेंस सर L/2 sin थीटा बनेगा सर। ये होगा L/2 साइन थीटा माइनस L/2 साइन थीटा माइनस ये लेंथ, यहाँ वाली जो लेंथ है, मतलब माइनस ये पूरी चीज। एक बार आप कंफर्म करो, बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। Yes, sir. राइट, अब तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालें, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और डिवाइडेड बाय टोटल मास। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास इसी हिंज पॉइंट की लाइन पे है, इसी लाइन पे आना चाहिए सेंटर ऑफ मास, जहां पर हिंज है उसी लाइन पर, और अगर इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास को आना है, यानी कि सेंटर ऑफ मास को वाई एक्सिस पे आना है, तो फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए, यानी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 0 होना चाहिए, और m1 m2 m3 तीनों बराबर है, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 0 होना चाहिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये टोटल वैल्यू का समेशन 0 आना चाहिए, यानी xc1 प्लस xc2 प्लस xc3 ये पूरा टर्म आपका इक्वल टू 0।
अब एक बार क्रॉस चेक करके देखो इसको जीरो करके क्या बनता है, थीटा की क्या वैल्यू बन रही है अगर तीनों का समेशन जीरो करते हैं। क्रॉस चेक करके देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। C2 में L/2 की जगह L होगा। कहाँ पे बच्चे? C2 में यहाँ पे यस, L/2 की जगह L होगा। नहीं, देखिए इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना जब, तो ये पूरा L था तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस L sin थीटा, और ये डिस्टेंस हमारा L/2 है, ये डिस्टेंस सेंटर तक का, और इस L/2 की वजह से जो हॉरिजॉन्टल लेंथ आएगी वो L/2 cos थीटा आएगी। तो टोटल हॉरिजॉन्टल में से इतना हॉरिजॉन्टल जब लेस करेंगे तो ये सेंटर पॉइंट y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है वो निकलेगा। सही, मेरे ख्याल से सही लिखा है भाई। ये पूरा L sin थीटा में से L/2 cos थीटा लेस करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा, सेंटर का y एक्सिस से डिस्टेंस। देखिए क्या बनता है यार, तीनों को ऐड करके 5/4 जीरो करें, tan theta 3/4 tan थीटा आ रहा है ना। हाँ बस ये आंसर। तो ये क्वेश्चन आता है, मतलब काफी एक बार आगे तो बहुत पहले आया हुआ है। तो ये बेसिकली ये या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कि आपसे कहते हैं कि कोई एक अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, तो आपको समझना ये है कि सेंटर ऑफ मास को उस लाइन पे होना पड़ेगा जो लाइन पॉइंट ऑफ हिंज से पास होती है, तभी वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, तभी उसका टॉर्क जीरो आ सकता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा। अब उस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से फर्दर अगर मान लो उसको थीटा एंगल डिस्प्लेस कर देते हो, जो बॉडी है उसको अगर हम इक्विलिब्रियम वाली लाइन से थीटा एंगल डिस्प्लेस करें, और इक्विलिब्रियम की लाइन तब थी जब सेंटर ऑफ मास हिंज से जो वर्टिकल लाइन आई थी उस पर था। हिंज से एक वर्टिकल लाइन थी, जिस टाइम पर सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर था उस समय तो इक्विलिब्रियम था, बट अगर हम उन्हें उससे इसको थीटा एंगल मान लो डिस्प्लेस किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करके यहां पर आ गया, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सपोज वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ऑफ हिंज से d डिस्टेंस पे है, तो अब इस समय कुछ टॉर्क बनेगी। टॉर्क इसलिए बनेगी कि अब जो ग्रेविटी की फोर्स होगी यानी m/g की फोर्स, वो इस तरफ काम करेगी mg का फोर्स, और इस mg वाली फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन है, हिंज वाली लाइन से यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर ये d है और ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस mg फोर्स फ्रॉम द वर्टिकल लाइन जो हिंज से पास हो रही है, ये डिस्टेंस d इंटू साइन ऑफ थीटा। और इस हिसाब से जब टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अबाउट द हिंज पॉइंट, तो ये लिखा जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इंटू साइन ऑफ थीटा। अच्छा, साथ में टॉर्क का डायरेक्शन भी चेक करते हैं। अगर mg की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और आप टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये वाली फोर्स रिलेटिव टू द पॉइंट h जो टॉर्क जनरेट करेगी वो टॉर्क क्लॉकवाइज जनरेट होगी, ग्रेविटी की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क। जबकि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो दिया हुआ है वो एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क क्लॉकवाइज आ रही है, तो ये दोनों अपोजिट आने लगे, जिस वजह से हम यहाँ पर एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि थीटा और टॉर्क में अपोजिट डायरेक्शन है। और फर्दर टॉर्क को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, यानी अल्फा बराबर दिस टॉर्क डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जब हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा वाली इक्वेशन रोटेशनल मैकेनिक्स में लगाते हैं तो ये कहते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट हो रहा है उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए। हम लोगों ने टॉर्क कैलकुलेट किया है पॉइंट एच के अबाउट, तो जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये भी आपका इसी पॉइंट एच के अबाउट होना चाहिए, रिलेटिव टू दिस पॉइंट। नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, एच पॉइंट के अबाउट। अभी हम ऑब्जेक्ट को कोई स्पेसिफिक नहीं मान रहे, तो h के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे अबाउट सेंटर ऑफ मास,
और पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके m इंटू डी स्क्वायर और कर देंगे। तो ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्दर हमारी कंडीशन अभी भी मैच नहीं हुई है। अभी ये एंगुलर एसएचएम नहीं बना, अभी ये एंगुलर ऑसिलेशन तो बना। ये कंडीशन से ये ऑसिलेशन जरूर होगा, बट एसएचएम नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि एसएचएम होने के लिए और ऑसिलेशन और एसएचएम में फर्क है। एसएचएम करने के लिए आपको साइन थीटा नहीं चाहिए, एसएचएम करने के लिए आपको सिर्फ थीटा चाहिए। मतलब कि ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा, चाहे आप एंगल थीटा को स्मॉल रखिए चाहे एंगल थीटा को लार्ज रखिए, कम एंगल हो ज्यादा एंगल हो, ऑसिलेशन तो रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन। बट उस ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन तब कहा जाता है जब वहां पर साइन थीटा की जगह थीटा हो, और उसके लिए हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि फॉर स्मॉल थीटा, अगर एंगल थीटा स्मॉल कर देते हैं तो जाकर के अल्फा की वैल्यू बन जाती है -mg डिवाइडेड बाय आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय थीटा। नाउ एसएचएम बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एसएचएम के लिए एक्सक्लूसिवली थीटा चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब नहीं चाहिए, सिर्फ थीटा। ऑसिलेशन के लिए वहां पर साइन थीटा भी आ सकता है, वहां कॉस थीटा भी आ सकता है। तो हमारी कंडीशन जो लिखी गई थी बोर्ड के ऊपर वो मैच कर गई है, अल्फा और थीटा के बीच एक माइनस साइन आ गया, ये वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी आ रहा है। और इस हिसाब से जो टाइम पीरियड लिखा जाएगा इसका वो था 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस कांस्टेंट, यानी 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। सो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इंटू जी इंटू डी। और ये एक जनरलाइज स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आगे आपको डिराइव नहीं करना है इसको। जितने भी पेंडुलम्स आएंगे आपके सामने, फिजिकल पेंडुलम हो चाहे सिंपल पेंडुलम, जितने भी पेंडुलम्स हैं उन सबके अंदर हम इस रिजल्ट को एज इट इज यूज करने वाले हैं। फॉर ऑल द पेंडुलम्स time period is 2 pi square root of moment of inertia about center of mass into d square, and d is the distance between the center of mass and hinge, center of mass hinge के बीच का distance divided by mass g d square। इसमें हम ऑब्वियसली ये माना जा रहा है कि ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स काम नहीं कर रही है, मतलब जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जनरेट हो रहा है, और कोई फोर्स नहीं है जो इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हो। अगर ऐसा कभी होगा कि और भी फोर्सेस हैं जिनकी वजह से टॉर्क बनेगी, तो इसका मतलब हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तब ये रिजल्ट काम नहीं करता। मतलब ये रिजल्ट ऑसिलेशन अंडर द टॉर्क गिवन बाय ग्रेविटी, ऑसिलेशन अंडर टॉर्क गिवन बाय ग्रेविटी है तो आप चलाओ, एल्स पूरी डेरिवेशन करनी पड़ जाएगी। अब इसके मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, ये जो आंसर लिखा है इसका एप्लीकेशन देखते जाने, इसका यूज दिखा रहे हैं आपको, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज कैसे करना है। सबसे पहले आप पढ़ते हो सिंपल पेंडुलम, फर्स्ट केस। ये जनरलाइज फॉर्मूला है फॉर द पेंडुलम, उसका एक सिंपल केस होता है जिसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम के अंदर हमारी एक एल लेंथ की स्ट्रिंग होती है, और उसके साथ हम यहाँ पर एक एम मास का पार्टिकल अटैच करते हैं जिसको पेंडुलम बॉब कहते हैं, पेंडुलम बॉब। बट पेंडुलम बॉब का साइज काफी छोटा होता है, तो इट इज कंसीडर्ड एज अ पार्टिकल। और अगर इसको किसी न किसी पॉइंट से आप यहाँ पर सस्पेंड कर देते हो, तो जो हमारा सस्पेंशन पॉइंट है जहां से पेंडुलम को हैंग कर रहे हैं, सस्पेंशन पॉइंट, ये आपके लिए हिंज का काम करेगा। जो डेरिवेशन की गई थी ये हिंज हो गया। क्योंकि हमने पेंडुलम बॉब का साइज इग्नोर कर रखा है तो सेंटर ऑफ मास की कोई बात नहीं करेंगे, जो पेंडुलम बॉब है वो अपने आप में ही सेंटर ऑफ मास है। पार्टिकल मानेंगे तो डेफिनेट जीरो साइज हो गया इसका। तो टाइम पीरियड जब निकालना होगा तो इसका रेट ऑफ टाइम पीरियड, हालांकि ये रिजल्ट सबको पता है टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम के लिए, स्टिल इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये जीरो होगा, क्योंकि एक पार्टिकल का खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, because particle itself is a center of mass, therefore I about center of mass is 0, so md square is the mass, पार्टिकल और सस्पेंशन पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अपॉन mg एंड d इज l, वो सब कैंसिल हो जाते हैं और टाइम पीरियड की वैल्यू जो एज यूजुअल आप पढ़ते हो 2 पाई इंटू रूट ऑफ l बाई जी आ जाती है। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम 2 पाई इंटू रूट l बाई जी।
हम फॉर्मूला ऊपर लिख दें, टाइम पीरियड 2 पाई रूट ठीक है। ये हमारा पहला केस हो गया, जो मोस्ट कॉमन केस है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता है ना। सेकंड केस, अगर हम जो पेंडुलम, क्योंकि प्रैक्टिकली वो स्फीयर ही होता है तो कंसीडर्ड एज स्फीयर मान लेते हैं अगर उसको, जिसका कुछ रेडियस है सपोज और आर, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा देखिए। अगर पेंडुलम बॉब को एक आर रेडियस का स्फीयर मान के चला जाए कि वो पार्टिकल ना होकर के स्फीयर है, तो इस केस में नोटिस करिएगा, पेंडुलम बॉब को अगर हम स्फीयर मानते हैं तो जो हम लेंथ बोलेंगे, बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास, बिकॉज अगर ये स्फीयर हुआ तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर होगा। अगर यहां तक की लेंथ हमारी एल है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज स्मॉल आर, तो रिजल्ट कहता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ first point, moment of inertia about center of mass. For a sphere, the moment of inertia about center of mass 2/5 mr square plus m into d square. What is a d? So d is the distance between center of mass and this point of suspension. Point of suspension and center of mass के बीच का distance, यानी कि l plus r. Divided by m g and again d की जगह रखेंगे l plus r. तो ये डिफरेंस क्रिएट हो जाता है अगर हम पेंडुलम बॉब को पार्टिकल मानते हैं तो काफी, इसीलिए नाम इसका सिंपल भी दिया गया है क्योंकि इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल केसेस से ले रहे तो सिंपल पेंडुलम बॉडी इसलिए यूज किया गया है। इट इज सिंपली 2 पाई रूट एल बाई जी, अदरवाइज आंसर 2 पाई रूट एल बाई जी ना होकर के कुछ और ही आंसर बन जाता है। मतलब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है और उसी का अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट ये वाला है, इसी का एक्चुअल रिजल्ट ये वाला है। और केसेस में जैसे मान लो आपको ये दो केसेस दिए, वैसे ही और भी एग्जांपल दिखा देते हैं। थर्ड एग्जांपल, सपोज आपसे कहा जाए कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर डिस्क है और उसका मास m है, रेडियस r है, और उसको हमने इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिंज किया हुआ है, एंड देन इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। इसको हिंज किया जाए टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो क्या बनेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हमको कोई डेरिवेशन तो करनी नहीं है इसके अंदर, टाइम पीरियड की वैल्यू मुझे पता है 2 पाई सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2 प्लस मास इनटू डी स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये आपका डी है, विच इज अ रेडियस, तो m इंटू आर स्क्वायर अपॉन m g और d की जगह फिर से r। फोर्थ एग्जांपल दिखाते हैं, मतलब प्रैक्टिस धीरे धीरे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक रिंग है, अब की बार रिंग कंसीडर करते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे भी ले सकते हैं, रिंग का मास m है, रेडियस r है, और इसको हमने पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिंज किया। लेकिन इसमें एक काम और कर रहे हैं, इसमें इस क्वेश्चन में रिंग के साथ साथ सपोज इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हमने एक पार्टिकल स्टिक किया, अ पार्टिकल ऑफ मास सेम मास, मान लीजिए पार्टिकल का भी मास m, एक पार्टिकल m मास का इसके बॉटम पॉइंट पर मतलब चिपका दिया है इसमें, ग्लूड एट द बॉटम पॉइंट। इसके अलावा हमने मान लो एक पार्टिकल यहाँ अटैच किया m/2 मास का, और एक पार्टिकल हमने इस साइड अटैच किया m/2 मास का। टोटल 3 पार्टिकल्स अटैच किए गए इसमें रिंग के अलावा। अब पूछा जाए कि टाइम पीरियड क्या बनेगा इसका, इस सिस्टम के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड। तो ना इस सिस्टम के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड तो हमें एक एक करके चलना है। पहले आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, ध्यान से सुनना है, प्लस m इंटू डी स्क्वायर और प्लस m इंटू जी इंटू डी। तो पहले ये पता होना चाहिए कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर जाएगा। पहले ये कैलकुलेट करें कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा।
तो वो इस m/2 और इस m/2, ये जो m/2 है, यहाँ पर m/2 है, और जो रिंग है सेंटर ऑफ रिंग, तो यहाँ पर मतलब ये जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास तो है, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का नहीं है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग ओनली। सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसी और पॉइंट पर होगा, उसके लिए हम फिर एक काम करने जा रहे हैं। इस हिंज वाले पॉइंट को हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं, वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस, और जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं क्या क्या आ रहे हैं। तो इधर वाले m/2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे -r,0, इधर वाले m/2 के कोऑर्डिनेट बनेंगे r,0। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग इज एट, सर -r/3 पर होगा YC1। एक मिनट, हाँ एक ये गड़बड़ हो रही है, ये -r होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी तो आएगा इसमें, और ये r -r होगा बिकॉज ओरिजिन हमारा यहाँ पर, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है जो पार्टिकल नीचे लगा रखा है, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ये यहाँ से 2r डिस्टेंस नीचे है, तो 0, -2r, इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, और ये वाला कोऑर्डिनेट 0, -r। तो अल्टीमेटली हम अगर सबका y कोऑर्डिनेट निकाले सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम, जितने पार्टिकल लगाए हैं इसके अंदर, तो m1 y1, सबसे पहले रिंग की बात करेंगे, m उसका y कोऑर्डिनेट -r, प्लस ये पार्टिकल m/2 इसका y कोऑर्डिनेट -r, प्लस ये वाला पार्टिकल m/2 इसका भी y कोऑर्डिनेट -r है, तो इसको इंटू 2 कर लेते हैं, और प्लस ये पार्टिकल m और उसका y कोऑर्डिनेट -2r, तो m इंटू -2r, एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस m/2 प्लस m/2 यानी कि 3m। ये टोटल वैल्यू जो आएगी, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जो आएगा -4r/3 आएगा मेरे ख्याल से, ये पूरा -r। यस सर। तो -4r/3 पे सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का है, और वो ये हमने हिंज से कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारी डिस्टेंस हिंज से ही आनी चाहिए। जो d है दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज, मतलब हिंज को ही ओरिजिन मानेंगे, तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड ही d है हमारे लिए, सो d इक्वल्स टू 4r/3 इस क्वेश्चन में d आ गया। अब आता है I सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो I सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए, तो I ऑफ सेंटर ऑफ मास सिस्टम का, पूरे सिस्टम की बात हो रही है, उस सिस्टम के अंदर 3 पार्टिकल हैं और एक रिंग है, तो अलग अलग आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कैलकुलेट होगा वो 1 बाय 1 करके आएगा। पहले हम सबसे पहले रिंग का निकालते हैं, तो रिंग का अपने सेंटर के अबाउट तो mr² होता है, एंड प्लस जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास इस क्वेश्चन में निकल के आया है, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास सिस्टम का वो 4r/3 हिंज से है, यानी कि रिंग के सेंटर से r/3 डिस्टेंस पे होगा। यहां से वो पूरा 4r/3 आ रहा है, ये डिस्टेंस पूरी 4r/3, तो सेंटर ऑफ रिंग से वो r/3, यानी कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के रिलेटिव निकालना है इस पॉइंट के अबाउट। तो वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आ रहा है, mr² प्लस m इंटू r/3 का स्क्वायर। ये सिर्फ हमें ये पोर्शन रिंग का, प्लस जो बॉटम पर पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m, और ये पार्टिकल इस सेंटर ऑफ मास से 2r/3 डिस्टेंस पे है, तो 2r/3 का स्क्वायर, प्लस ये m/2 वाले पार्टिकल्स, तो m/2 इंटू इनका इस सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास से m/2 वाले पार्टिकल्स का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर, और वो स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से होगा r² प्लस r²/9, और इसको इंटू 2 करेंगे बिकॉज ये m/2 इधर भी है और m/2 इधर भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट समझ आया कैसे करा गया है इसको? यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, भले ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन इसमें दो कंसेप्ट्स की वजह से ये डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि एक तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लग जाता है और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट लग जाता है, और ये दोनों के पुराने चैप्टर्स हैं हमारे। मोमेंट ऑफ
निकालना भी पहले सीखा गया है, सेंटर ऑफ मास निकालना पहले सीखा गया है, उस वजह से इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाया जा सकता है। अब हमको टाइम पीरियड का रिजल्ट लिखना है। मीनवाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे भाई इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के टोटल क्या बन रहा है, ये टोटल वैल्यू निकालने के बाद, और तब तक हम अपने आंसर पे आते हैं कि आंसर क्या लिखेंगे। टाइम पीरियड इज 2 पाई इंटू रूट ऑफ, सर हिंज के अबाउट भी तो उसका आए। हाँ वो भी कर सकते थे कि डायरेक्टली हिंज के अबाउट निकाल लेते। नहीं सर, एक टर्म 3m इंटू 4r/3 का स्क्वायर भी तो इसमें आना चाहिए। किसके लिए? सर ये तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया है सर, और उसमें सर हिंज के अबाउट एक 3m इंटू 4r। नहीं, तो हमें आई अबाउट सेंटर ऑफ मास ही करना है ना यार, बता रहे नहीं समझाते हैं। आप पहले इतना तो बताओ ये पूरा टोटल हो कितना रहा है, मतलब इन सबको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे पूरी में 24 mR/9। कितना न्यूमरेटर में कितना बता रहे हैं? 24 mR/9। 24 तो 3 से काट सकते हैं ना इसको, 8/3 हो जाएगा। यस तो 8/3 हमारे स्क्वायर। सुनिएगा स्टेटमेंट, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब फर्स्ट टर्म। अब उसमें m इंटू डी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर भी अगर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हुई तो फिर गलत हो जाता है। m इंटू डी स्क्वायर में ये जो m है ये वो पूरा मास होना चाहिए जो ऑसिलेट कर रहा है, मतलब m मतलब पूरे सिस्टम का मास, और पूरे सिस्टम का मास हमारे पास 3m है। तो यहाँ पर 3m इंटू डी का स्क्वायर एंड d इज 4r/3 डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे जो m लिख रहे हो वो टोटल मास जो ऑसिलेट कर रहा होगा, अगेन 3m इंटू g एंड d इज 4r/3। ये इसका कंप्लीट आंसर है। तो वो जो हमारे मन में डाउट आ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट तो कैलकुलेट हो नहीं रहा, वो यही हो रहा है। पहले हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट किया, फिर पूरे सिस्टम के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई। यस पूरे सिस्टम की पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके ही आप उसको हिंज के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। अभी भी डाउट है इसमें या अभी कुछ? ठीक, तो ये हमने कहा ना कि इस वजह से थोड़ा सा टफ और लेंदी हो जाता है। टफ भी तो नहीं बोलेंगे, टफ नहीं बोलेंगे, बट लेंदी जरूर बोल सकते हैं कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी मान लो आ गया तो लेंदी तो है। लेंदी इसलिए है क्योंकि हमको कम से कम 1 मिनट लगेगा सेंटर ऑफ मास निकालने में, वो भी अगर परफेक्शन है तो मिनिमम 1 से 1.5 मिनट लग जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सही से कैलकुलेट करने में, फिर 1 आध मिनट यहाँ लग जाएगा। तो कुल मिला के 3-4 साढ़े 4 मिनट का क्वेश्चन हो गया ये, वो भी तब जब सब कुछ फ्लो में चल रहा होगा, मतलब हमारी कोई मिस्टेक ना हो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना हो, रिजिड बॉडीज का, रिंग, डिस्क, रॉड, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपका ये कंसेप्ट सही होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कंसेप्ट रोटेशनल मैकेनिक्स में सही होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि कई सारे जब बॉडीज कंबाइंड हो जाती हैं तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। डेरिवेशन करनी ही नहीं है इसमें, डेरिवेशन तो एक बार जब हमने क्लास में कर लिया तो उसके बाद बार बार थोड़ी करेंगे। अब एज एग्जांपल एक और दिखाते हैं आपको, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड का लिया, एग्जांपल ऑफ रॉड, और ऑब्वियसली उसका जो हिंज पॉइंट है एच हिंज, वो उसके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड से कुछ डी डिस्टेंस पे है, और हमें इसे डी की वैल्यू बतानी। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच दिस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। मिनिमम टाइम पीरियड पे अगर इसको ऑसिलेट करना है तो हिंज वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। मैंने एग्जांपल रॉड का लिया है, अब आप इसको डिस्क, रिंग और कहीं भी लगा सकते हो। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, देखिए सोल्यूशन। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर रहे हैं। इट इज 2 पाई रूट ऑफ, जो डिनोमिनेटर में m इंटू जी इंटू डी है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर को। तो एक टर्म आ जाएगा आई सेंटर ऑफ मास एंड डिवाइडेड बाई m इंटू जी इंटू डी, प्लस सेकेंड टर्म d ओवर g।
अब इसके बाद आपके पास बड़ा सीधा सा रूल है, आपको टाइम पीरियड मिनिमाइज करना है, तो टाइम पीरियड अगर मिनिमम रखना है तो आप सीधा सा रूल लगाओ कि रूट के अंदर ये जो पूरा टर्म हम देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन यानी इसका जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो भी विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी, बिकॉज स्मॉल डी ही हमारा वेरिएबल, स्मॉल डी अननोन है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है वो जीरो करेंगे मैक्सिमम और मिनिमा की प्रॉपर्टी का यूज करके, कैलकुलस की मैक्सिमम मिनिमा प्रॉपर्टी। और रूट के अंदर वाले टर्म को अगर हम डी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन करके जीरो कर दें इसको, तो बाकी का पार्ट आप लोगों पे छोड़ूंगा, आप कैलकुलेट करोगे तो जो डी आएगा वो आएगा रूट ऑफ आई सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई एम। तो डिफरेंशिएशन को जीरो करके देख सकते हैं भाई, यहाँ पर यस सर। 1 अपॉन है ना ये आ जाएगा। और वैसे ऑल्टरनेटिवली एक और ऑप्शन था, बिना डिफरेंशिएशन किए इन दोनों टर्म्स को आप बराबर भी कर सकते थे। ये टर्म और ये टर्म जब बराबर आते हैं, मतलब प्लस के पहले वाला और प्लस के बाद वाला, ये हम अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं कि हमें ये पता है कि a प्लस बी इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए बी। इसका मतलब a प्लस बी की जो मिनिमम वैल्यू होती है, लीस्ट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ a एंड b आर पॉजिटिव नंबर्स, तो मिनिमम वैल्यू इज 2 रूट ए बी, और ये तब होता है जब a और b बराबर हो। मतलब अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन तब आती है जब a और b दोनों नंबर सेम आ जाए, AMGM प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। तो ऑल्टरनेटिवली ये भी कर सकते थे कि ये टर्म और ये टर्म हम डायरेक्टली बराबर कर दें, इन दोनों को इक्वल कर देते तो भी डी इतना ही आएगा। और दूसरा तरीका है कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम लगाने का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डी वो जीरो कर। आंसर दोनों से ही आएंगे, सेम ही आंसर आएंगे, बस मैथमेटिकल तरीके अलग है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया यार कि जब डी की वैल्यू रूट आई सी एम बाई एम होती है, इसको वैसे रेडियस ऑफ गायरेशन भी कहा जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी कह सकते हो, रूट आई सी एम बाई एम, तो हमारा लीस्ट टाइम पीरियड रहता है। अब आप रॉड की अगर हम बात करेंगे तो आई सेंटर ऑफ मास रॉड का पुट कर लेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट होगा तो आई सेंटर ऑफ मास उसका पुट कर लेंगे। दैट मीन्स कि ये भी आप चाहो तो एक रिजल्ट के फॉर्म में रख सकते हो कि द कंडीशंस ऑफ मिनिमम टाइम पीरियड स्मॉल डी बराबर रूट ऑफ आई अपॉन एम। और आई इन केस ऑफ रॉड एग्जाम्पल के लिए तो वो आप ml स्क्वायर बाई 3 रखोगे, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 डिवाइडेड बाई m। सो आंसर इज d इक्वल्स टू l अपॉन रूट ऑफ 12 यानी l अपॉन 2 रूट 3 रॉड के केस में। और बाकी ऑब्जेक्ट्स के केस में उन ऑब्जेक्ट्स का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता होगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, Yes, sir. ये हो गया आपका फिजिकल पेंडुलम के कुछ क्वेश्चंस, जिस पर ये हमने बताया कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस हैं। अब थोड़े से इनके अंदर जो वेरिएशंस है वो दिखाएं आपको, कुछ कुछ वेरिएशंस वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ वेरिएशंस वाले भी आते हैं, और उसके अलावा कुछ अदर एंगुलर एसएचएम्स भी हैं वो भी आते हैं, तो वो जरा एक बार देखिएगा। मतलब कुछ और ऑसिलेशन जो सिमिलर टू पेंडुलम, सिमिलर टू द पेंडुलम अदर ऑसिलेशंस। फर्स्ट, पार्टिकल oscillating on a concave surface, पार्टिकल विच oscillates on a concave surface। मतलब क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि एक हमारे पास कॉनकेव सरफेस है जिसका रेडियस r रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके अंदर हमने कोई एक पार्टिकल दिया जो ऑसिलेट हो रहा है। छोटा सा आप मान लो कोई एक छोटा सा मार्बल है, तो एक m मास का बहुत छोटे साइज का पार्टिकल है जो इसी कॉनकेव सरफेस के अंदर ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो। क्या ये सिंपल पेंडुलम के सिमिलर नहीं दिख रहा आपको? अगर और सरफेस को स्मूथ मानते हैं म्यू जीरो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर अगर ये पार्टिकल बार बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे तो क्या ये ऑसिलेशन बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा स्प्रिंग और पेंडुलम बॉब का होता है? फर्क सिर्फ इतना होगा उसमें, इसमें और पेंडुलम वाले आर्टिकल में फर्क सिर्फ इतना होगा कि पेंडुलम में टेंशन फोर्स का रोल है, और यहाँ पर टेंशन फोर्स की बजाय पार्टिकल और सरफेस के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगी उसका काम आएगा। तो इसमें फ्री डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज सिंपल पेंडुलम के सिमिलर है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 पाई इंटू रूट ऑफ
बस लेंथ की जगह पर आपको इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर पुट करना होगा। दूसरा, अगर ये पार्टिकल ना हो करके कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इसके लिए देखिएगा, ऑब्जेक्ट ऑसिलेटिंग ऑन अ सरफेस, ऑन अ कॉनकेव सरफेस, क्या आंसर बनेगा इसमें? और जो ऑब्जेक्ट भी हम कंसीडर कर रहे हैं ना यहाँ पर, वो भी आपको क्लियर कर दे कि जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट नहीं है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है ऑन अ कॉनकेव सरफेस, और जो कॉनकेव सरफेस है उसमें अच्छा खासा फ्रिक्शन है जिसकी वजह से रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी यहाँ पर, मतलब आइडियल रोलिंग। इसमें क्या बनेगा टाइम पीरियड की वैल्यू देखते, एक सरफेस जिसका रेडियस कैपिटल आर, सेंटर ऑफ दैट सरफेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ये चीज हमारी कैपिटल आर है, और इसके अंदर हमने कहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्फीयर, डिस्क, रिंग, सिलेंडर, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो रोल कर सकते हैं, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हमने यहां पर माना, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो रोल करने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और कहा जाए कि इनका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या बनेगा। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की भी अपनी रेडियस होगी, मान ले उस ऑब्जेक्ट की अपनी रेडियस स्मॉल आर है और उस ऑब्जेक्ट का मास एम। टाइम पीरियड ऑफ इसका ऑसिलेशन बताना है कि एंगुलर एसिस्टेम अगर करें तो इसमें क्या टाइम पीरियड बनेगा भाई। तो पहले तो इस आर्टिकल को रिकॉल करते हैं, मतलब ये एक रिव्यू करें जरा, एक रिव्यू करो आप, जिसमें हमारा एक आर्टिकल होता है रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस। तो रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेस की बात करें, अब उसमें आप लोग का मुझे पता नहीं कितना याद है आप लोग को, लेकिन रोलिंग ऑन इंक्लाइंड सरफेसेस में जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रोल करता है तो उसमें एक कंडीशन थी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आता है उसका वो आता है g इंटू साइन ऑफ थीटा अपॉन वन Okay. हाँ ये के। पॉइंट। अगर ये रिकॉल कर पाओ तो प्रॉब्लम आसान है, नहीं तो फिर पूरा डेरिवेशन फिर करना पड़ेगा, बात ये है। यस सर। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर। और एक और चीज बताई गई थी यार कि अगर इस बॉडी की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मान लो आ गई, ये सेंटर ऑफ मास, और उसके अलावा इसमें एक अल्फा होता है जिसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो अल्फा हम निकाल सकते हैं ए सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय रेडियस करके, जो भी इस ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा। तो इस कंसेप्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जिस प्लेस पर है, अगर उस पॉइंट पर सरफेस का टेंजेंट अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा हो, टेंजेंट टू द सरफेस एट थीटा एंगल विद हॉरिजॉन्टल, तो क्या ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज नहीं बन गई? मतलब एक इंस्टेंट के लिए फॉर दिस स्पेसिफिक टाइम, क्या ये इंक्लाइंड प्लेन को नहीं मान सकते कि दिस ऑब्जेक्ट इज रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा? बस इतना ही तो फर्क होगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज होगी एंगल थीटा वेरिएबल होगा इस केस में। और थोड़ी सी अगर ज्योमेट्री यूज की जाए तो जो सेंटर है इससे और ऑब्जेक्ट का सेंटर है, मतलब कि जो सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है, इन दोनों को मिलाया है अगर, तो ये आसानी से प्रूफ किया जा सकता है कि ये एंगल थीटा होगा, ये प्रूविंग की जा सकती है। कैसे होगा अब ये सोचना पड़ेगा कि ये एंगल थीटा क्यों बनेगा, हम क्यों कह रहे हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा। दिखाएं प्रूफ करके या आप लोग कर लोगे? ये इधर ये थीटा है, आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये थीटा ऑल्टरनेटिवली ये थीटा बन जाएगा टेंजेंट और रेडियस के बीच में, तो इधर 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा आसानी से प्रूफ हो सकता है ये थीटा एंगल।
और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन नोटिस करिएगा, इस ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मानते हैं। तो ए ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय दिस कंसेप्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस ऑब्जेक्ट विल बी g sin of theta divided by 1 plus k। लेकिन एक पॉइंट समझने वाला है, ये लाइन जो वर्टिकल लाइन आ रही है, ये आपकी इक्विलिब्रियम लाइन, लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम, वर्टिकल लाइन, उससे हमारा जो थीटा बन रहा है, ये एंगल थीटा, जिसको कि हम डायरेक्शन लिखेगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने इक्विलिब्रियम से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ये जो ऑब्जेक्ट है, और यस सर। ठीक, और अल्फा की डायरेक्शन देखिए, इसमें अल्फा कुछ इस तरीके से आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो आएगा। अब यहाँ पर दो अल्फा होंगे, एक बात समझो, इसमें एक बड़ा तगड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें दो अल्फा है। अगर हम अपने अर्थ वाले मोशन को देखें, मोशन ऑफ अर्थ, तो उसमें भी समझिएगा, अर्थ में दो तरीके के मोशन है, एक वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, और साइमल्टेनियसली वो अर्थ एक ऑर्बिट में भी है। तो यहां पर भी तो दो एंगुलर मोशंस हो रहे हैं ना, अगर हम बात करें तो एक एंगुलर मोशन अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट, ओन एक्सिस के अबाउट, और एक सन के अराउंड। तो एक ओमेगा इसमें ऑर्बिट वाला होगा, जिससे वो अपना ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है, और एक ओमेगा जो अपनी एक्सिस के, उसको ओमेगा स्पिन बोलते हो, कि वो स्पिन कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, दो ओमेगा। एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पर भी दो ओमेगा है। यहाँ दो ओमेगा क्यों है? जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, वो इस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ये एक तरीके से ऑर्बिट ऑफ सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। सेंटर ऑफ मास अपने आप में एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है जो इसके अराउंड है, और सेंटर के अबाउट अलग से एक रोटेशन चल रही है। ओके करो तो बताए फिर यार यहाँ तक। Yes, sir. Center of object itself is on a circular path around this point, and the whole object is also rotating about center of mass, रोल कर रहा है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो होंगी, बिकॉज जब दो तरीके के एंगुलर मोशंस हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी दो आएंगी। एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगी जिससे वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट चल रहा है, उसको कहा जाता है अल्फा स्पिन, बिकॉज स्पिन वर्ड यूज किया जाता है जब रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो, तब हम कहते हैं कि बॉडी स्पिन हो रही है। लेकिन जब बॉडी का सेंटर ऑफ मास किसी और के अबाउट रिवॉल्व करे तो उसको ऑर्बिट कह देते हो। तो एक अल्फा इस तरफ होगा, विच इज द अल्फा ऑफ ऑर्बिट, सेंटर ऑफ मास के ऑर्बिटल मोशन की एंगुलर एक्सेलरेशन। कंफ्यूजन हो तो बता देना बीच में आप। सर ये अल्फा ऑर्बिट की डायरेक्शन देखिए हमने कहा कि हमारे पास ये एक ट्रैक है, उस ट्रैक के अंदर मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वो एक सर्कुलर पाथ पे है। पहले आप पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए। तो दैट इज पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप बताओ सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का पाथ स्ट्रेट लाइन है या सर्किल है? सबसे पहला क्वेश्चन।
जो यहाँ पर सेंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट चलेगा वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा, वो ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। मेरे ख्याल से जो सीधा आंसर सर्कुलर पे चल रहा है, चल रहा है ना सर्कुलर पे ये। तो मैं अभी बता दूं अगर दिक्कत हो तो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अब अगर हम ये कह दें कि सेंटर ऑफ मास की इस तरफ एक्सेलरेशन ए है, अभी सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर फोकस करिएगा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, और वो सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो इस एक्सेलरेशन, इस लीनियर एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग, इस लीनियर एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग एक एंगुलर एक्सेलरेशन दी आएगी, और हमारा फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ये जो अल्फा जिसको कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, बट ये एंगुलर एक्सेलरेशन है फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और इस अल्फा को निकालने के लिए हम लगाएंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, और ये रेडियस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि एक अल्फा और है, मतलब क्योंकि एक तो सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो ही रहा है, साथ में ऑब्जेक्ट खुद भी अपने सेंटर के अबाउट स्पिन भी कर रहा है यहाँ पर, उसके लिए एक और अल्फा है, अल्फा स्पिन, और अल्फा स्पिन निकालेंगे तो ये होगा ए ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का रेडियस यानी स्मॉल आर। ये डिफरेंस कर देखो। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हो गया Yes, सर sir. क्लियर। यस सर है। ठीक, दो अल्फा क्लियर हो रहा है इसमें। यस सर। हाँ, एक अल्फा सेंटर ऑफ मास की सर्कुलर मोशन का है, और एक अल्फा बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन है उसका है। अब हम लोगों ने यहाँ पर थीटा एंगल माना था, ये एंगल थीटा था, तो जो अल्फा, ये वाला अल्फा है जो सेंटर ऑफ मास वाला, ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जो कि g इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस के इंक्लाइन प्लेन वाले फॉर्मूले से, दैट इज सेंटर ऑफ मास, और अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और इस अल्फा की डायरेक्शन थीटा के अपोजिट है, ये अल्फा और थीटा अपोजिट है, इसलिए माइनस। बट अभी इसको एसएचएम डिक्लेयर नहीं कर पाओगे आप, बिकॉज साइन थीटा है यहाँ पर, एसएचएम नहीं बन सकता, ये ऑसिलेशन बन जाएगा, एसएचएम नहीं। उसके लिए हम करेंगे फॉर स्मॉल थीटा, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस g अपॉन 1 प्लस के टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एंड थीटा। अब हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन की कंडीशंस आ गई, ये पूरा टर्म कांस्टेंट c हो गया, और इसके बिहाफ पर हम टाइम पीरियड को कह सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 2 पाई रूट 1 प्लस के टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन जी। अब जैसा ऑब्जेक्ट होगा, सपोज ऑब्जेक्ट स्फीयर है, अगर इस ऑब्जेक्ट स्फीयर है तो k इज 2/5, ऑब्जेक्ट डिस्क है 1/2, ऑब्जेक्ट रिंग है 1, जैसा ऑब्जेक्ट हो, ये इसका टाइम पीरियड बनेगा। ये एक तरीका है, मैं एक और तरीके से दिखाऊंगा इसको भी। इसको नोट करें, फिर एक दूसरा मेथड बनाएं जल्दी से, इसमें एक और मेथड है। हो गया सर। ठीक है, बता रहे हैं, एक और तरीका बता रहे हैं। देखिए, तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ तरीके डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसके अंदर ये होता है कि हम पेपर के पैटर्न के इजी और डिफिकल्ट होने पर भी हमारा आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है, अगर ये मेथड थोड़ा सा टफ लगे तो दूसरा ऑप्शन इसको करने का वो ये है।
हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे था मान लीजिए, और वो कहा जाए कि ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करके यहाँ आ गया थीटा एंगल पर। तो आप ये बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना राइज हुआ है, मतलब इसकी हाइट निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया। मेरे ख्याल से ये तो आराम से निकाला जा सकता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर से ये डिस्टेंस पूरा, ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर था, ये डिस्टेंस भी हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, इससे परपेंडिकुलर होंगे। तो ये जो हाइट मतलब जो ऊपर उठेगा वो होगी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप बताओ सेंटर ऑफ मास की जो हाइट उठेगी, और उसमें m इंटू जी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर या जो भी ऑब्जेक्ट उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो रोलिंग मोशन में है, रोलिंग मोशन में है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के, ये टोटल एनर्जी आ गई। अब यहाँ दूसरा कंसेप्ट लगा दो, बिकॉज इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, एसएसएम है तो एनर्जी कांस्टेंट है, तो डी बाई डी टी निकाल करके जीरो करेंगे, ये सेकेंड ऑप्शन है। डी बाई डी टी जब करेंगे तो आंसर देखिए क्या बनेगा, पहले एम से एम चला जाएगा, जी आर माइनस स्मॉल आर माइनस कॉस थीटा डिफरेंशिएट होगा, तो ये साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, और इधर की तरफ आ जाएगा हमारे पास v इंटू 1 प्लस के और डी वी बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी को, और क्या लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी को। तो डी वी बाई डी टी लीनियर वेलोसिटी है, डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी है। इनको लिखा क्या जा सकता है, देखिए जी इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और अप्रोक्सीमेशन भी लगाते हैं, साइन थीटा को हम स्मॉल कर देंगे तो थीटा मान लेंगे, साइन थीटा को सिर्फ थीटा स्मॉल एंगल्स में, डी थीटा बाई डी टी इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और एंगुलर वेलोसिटी इज बेसिकली लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। कौन सा रेडियस, तो लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस। सेंटर ऑफ मास ही तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर सर्कुलर मोशन बाय सेंटर ऑफ मास है, तो आपको, और वेलोसिटी भी तो सेंटर ऑफ मास की बताई गई है, तो अगर वेलोसिटी v सेंटर ऑफ मास की है तो उसको डिवाइड करेंगे उस रेडियस से जिस रेडियस में सेंटर ऑफ मास अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा इज द लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस प्लस दिस v 1 प्लस के एंड डी वी बाई डी टी एक्सेलरेशन। बट क्योंकि v वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की है तो dv बाई dt सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, ये सेंटर ऑफ मास की लीनियर एक्सेलरेशन, और लीनियर एक्सेलरेशन इज रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन। ये v और ये v कैंसल, r माइनस आर और r माइनस आर कैंसल, फिर सेम रिजल्ट आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इंटू थीटा। तो वो अगर एनर्जी मेथड से करना है तो एनर्जी मेथड से करना है, अगर फोर्स मेथड से करना है तो फोर्स मेथड से करें। हटाए इसको, यस सर। ठीक है। टफ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, और टाइम मिल गया इसलिए अपने क्लास जल्दी से आपका सेशन पूरा ही हो जाए, जो थोड़ा बहुत रह जाए उसमें। नाउ एक दो क्वेश्चंस और थोड़े से अलग टाइप के हैं तो देख लेते हैं, जैसे कि
कुछ क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट टाइप के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक रॉड है, इसको क्लैंप किया गया, मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्लैंप है और इसको एक स्प्रिंग पे सपोर्ट किया जा रहा है, सपोर्टेड बाय द स्प्रिंग। फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l। ठीक है, और ये फिगर जो है ना, ये फिगर आपकी थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, मतलब ग्रेविटी का रोल नहीं है इसमें। इधर देखिए, रॉड ऑफ मास m लेंथ l, फिगर इज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ग्रेविटी नहीं काम कर रही है इसमें। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इस रॉड को थीटा एंगल से डिस्प्लेस करें, थीटा, और वो थीटा स्मॉल एंगल है, तो कितने टाइम पीरियड की ऑसिलेशन आएगी इसमें। रॉड को थीटा एंगल से मूव करके और छोड़ देते हैं, तो ये रॉड एक ऑसिलेशन करेगा, उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या बनेगा। तो अब हम जो रिजल्ट अभी लिखा हुआ था वो तो लगा नहीं सकते, क्योंकि ये ऑसिलेशन स्प्रिंग की वजह से हो रही है। हमने कहा था वो जो टाइम पीरियड अभी हमने लिखा था वो तब काम करता है जब ऑसिलेशन में ग्रेविटी का काम हो। यहाँ ग्रेविटी का काम नहीं है, स्प्रिंग का काम है। मतलब कि हमको डेरिवेशन करनी पड़ेगी। डेरिवेशन कैसे करनी पड़ेगी कि अगर इसको थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं और थीटा बहुत ही छोटा एंगल होगा, तो वैसे तो ये वाला पॉइंट एक आर्क बनाएगा, मतलब जो इसका मोशन होगा वो एक सर्कुलर आर्क पे होगा। और ये जब रोटेशन होती है तो ये पॉइंट सर्कुलर पाथ पे जाएंगी, पर जब बहुत छोटा एंगल होगा तो इसको ऑलमोस्ट एक लीनियर मान सकते हो, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। और थीटा एंगल अगर डिस्प्लेस किया और ये लेंथ एल है, तो ये जो आर्क बनेगी, लेंथ ऑफ आर्क विल बी द रेडियस विच इज एल इंटू एंगल सबटेंडेड, और इस आर्क का एंगल बन रहा थीटा। तो और ये एल इंटू थीटा बेसिकली स्प्रिंग का एलोंगेशन बन जाएगा। एल थीटा विल बी एलोंगेशन बाय द स्प्रिंग, और अगर स्प्रिंग एल थीटा से एलोंगेट कर रही होगी तो ये एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, रीस्टोरिंग फोर्स विच इज के मल्टीप्लाइड बाय इसका एलोंगेशन एल थीटा। और ये फोर्स क्लैंप यानी हिंज के अबाउट एक टॉर्क जनरेट करेगा। टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स ऑलमोस्ट स्प्रिंग के अलोंग अगर आ रही है तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ रॉड हुआ एल। और ये ऑब्वियस है कि जो फोर्स नीचे जब लगेगी तो इसकी टॉर्क हमारे थीटा के अपोजिट आएगी, इसलिए माइनस साइन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड करके अल्फा माइनस के एल स्क्वायर थीटा अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नोटिस करिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसे हिंज पॉइंट के अबाउट चाहिए, रॉड का इस एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज ml स्क्वायर ओवर 3। अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से माइनस ऑफ 3k अपॉन मास m इंटू थीटा। आगे का पार्ट क्लियर है, ये चीज हमारे लिए एज ए कांस्टेंट बन जाएगी c, और टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू यानी 2 पाई रूट m अपॉन 3k। यहाँ तक ठीक है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके यस सर। ओके। अब एक और चीज दिखाते हैं आपको। मैं एग्जांपल एक दो दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना होता है, कब फॉर्मूला लगाना होता है, कब डेरिवेशन करनी होती है। तो एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो ये है कुछ कि ये आपसे कहा जा रहा है कि एक रॉड है, मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड है, और इसके साथ हमने एक पेंडुलम की बॉब लगाई, m मास का पेंडुलम बॉब। लेकिन साथ में एक स्प्रिंग अटैच कर दिया इसमें, पेंडुलम विद स्प्रिंग। तो एल लेंथ है इसकी, मान लेते हैं टोटल, ये टोटल लेंथ एल मानिए।
स्प्रिंग जो अटैच की है वो ऊपर से h डिस्टेंस पे लगाई है, इसका कांस्टेंट k है, और पूछा जा रहा है कि इसका टाइम पीरियड ऑसिलेशन का क्या बनेगा, इस पेंडुलम के ऑसिलेट करने का टाइम पीरियड। और ये पेंडुलम का साइज नेग्लेक्ट करेगी, मतलब पार्टिकल मानना है स्मॉल साइज पेंडुलम बॉब, दिस मासलेस रॉड है। तो क्या बनेगा इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, और ऑसिलेशन छोटे एंगल्स का, स्मॉल एंगल ऑसिलेशन टाइम पीरियड क्या बनेगा। अब इसमें भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सीधा सीधा। अच्छा, इसमें ग्रेविटी कंसीडर्ड है, इसलिए नहीं लगा सकते कि ग्रेविटी के अलावा एक और फोर्स काउंट हो रही है, स्प्रिंग। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है 2π√L/g बना है, इसको बोलते हैं 2π√L/g सिंपल पेंडुलम में। ध्यान रखना वो तभी तक काम करेगा जब तक कि आप ग्रेविटी की ही फोर्स ले। ग्रेविटी के साथ अगर कुछ फोर्स आ रही है लाइक स्प्रिंग वाली, तो हमें फ्रेश डेरिवेशन चाहिए, फिर से डेरिवेशन करनी पड़ेगी। और डेरिवेशन कैसे होगी इसके लिए सुनिएगा। इस पेंडुलम को हम थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो अगर ये पेंडुलम हम थीटा एंगल से डिस्प्लेस करें, लेकिन थीटा बहुत ही छोटा एंगल है, जिस वजह से ये जो आर्क बनेगा उसको लगभग स्ट्रेट लाइन माना जाए, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन माने इसको, बनेगा वैसे आर्क बट उसको स्ट्रेट लाइन। और ये जो आर्क बनेगी वो हो जाएगी लेंथ L मल्टीप्लाइड बाय थीटा। अगर इस तरफ थीटा एंगल जाते हैं तो L इंटू थीटा का ये लेंथ बनेगा। और यहां पर जो लेंथ बनेगी इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ये ऊपर से h डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट भी थोड़ा सा आगे की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, जो कि स्प्रिंग में एलोंगेशन क्रिएट करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट भी अप्रोक्सीमेटली h इंटू थीटा मान सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क वाला फॉर्मूला लगा करके, और लेंथ ऑफ आर्क को ही हम एलोंगेशन कह सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, एक तो ग्रेविटी की फोर्स आ जाएगी mg, और एक फोर्स स्प्रिंग की लगना स्टार्ट हो जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय द एलोंगेशन। और नोटिस करें अगर जो स्प्रिंग वाली फोर्स है इसका हिंज के अबाउट टॉर्क की जो डायरेक्शन बन रही होगी, के एच थीटा की डायरेक्शन टॉर्क की इस पॉइंट के अबाउट, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनेगा। लेकिन जो ग्रेविटी की टॉर्क है, सॉरी दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज बन रहे हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बन रहा है और एमजी भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। ठीक है, अच्छा दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहे हैं ख्याल से, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, मुझे दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं। यस सर। ठीक है, और इस केस में जब दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कर रहे होंगे तो जो टोटल टॉर्क आएगी वो आएगी टोटल टॉर्क, नोटिस करिएगा mg इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही लेंथ होगी, ये जो L थीटा है, बिकॉज वर्टिकल फोर्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स में वर्टिकल डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, तो mg इज वर्टिकल मल्टीप्लाइड बाय दिस हॉरिजॉन्टल लेंथ L थीटा। kh थीटा स्प्रिंग की फोर्स विच इज हॉरिजॉन्टल, उसको वर्टिकल डिस्टेंस h से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, जबकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्लॉकवाइज हुआ, ये थीटा क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ से क्लॉकवाइज थीटा है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो दोनों माइनस में जाएंगे। ये टोटल टॉर्क हो गया डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में रॉड मासलेस है, तो इनर्शिया सिर्फ इस बॉब के अंदर है, और बॉब में भी साइज नहीं है, मतलब कि पार्टिकल मान करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है ml²। ये हो गया अल्फा, माइनस पूरा कॉमन हो जाएगा, थीटा भी कॉमन चला जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू माइनस थीटा, ये पूरा मेरा कांस्टेंट आ गया। अब इसके आगे आप खुद कर लो यार, कांस्टेंट आने के बाद का काम तो अपने आप कर सकते हैं, टाइम पीरियड निकालने का।
ठीक है जी, यहाँ तक बोलो, ये बता दो। यस सर। ये सब ठीक कर रहे हैं। ओके, और तो प्रैक्टिस करनी है इनकी यार भाई। अब तो काफी ज्यादा टाइम मिल गया आपको। अभी मे वाले पर भी डाउट है कि मे वाला एग्जाम भी होगा कि नहीं होगा, शायद वो भी ना हो। अच्छा, अब थोड़े सा ना सिंपल पेंडुलम पर कुछ जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता देते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब लगातार जो एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं सिंपल पेंडुलम के ऊपर। जैसे इसमें ये होता है कि भाई पॉइंट नंबर 1, इफ ओनली ग्रेविटी इज कंसीडर्ड, इफ ओनली जी इज प्रेजेंट, तो उसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। उसमें आप क्या करते हो, टाइम पीरियड की वैल्यू 2π√L/g ये कर देते हो। बट अगर हमारा ग्रेविटी के अलावा इफ अदर देन जी सम अदर, नोटिस करिएगा, सम अदर कांस्टेंट फोर्सेस, सम अदर कांस्टेंट फोर्सेस एक्स। अभी इसके पीछे वाले एग्जांपल में भी हमने क्या क्या किया था, ग्रेविटी के अलावा एक और फोर्स थी, लेकिन वो वेरिएबल फोर्स में था। स्प्रिंग का फोर्स वेरिएबल फोर्स में आता है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्रेविटी के साथ कांस्टेंट फोर्स लगा हुआ, वेरिएबल ना लगे, मतलब स्प्रिंग ना लगे, कोई और कांस्टेंट फोर्स लगे, तो हमारा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट कहता है कि टाइम पीरियड इज 2π√L डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव कंसेप्ट, इफेक्टिव ग्रेविटी का कंसेप्ट। और जी इफेक्टिव निकालते कैसे हैं, है ना, जी इफेक्टिव निकालते कैसे हैं? सो जी इफेक्टिव इज बेसिकली जी वेक्टर प्लस जो भी आपने दूसरा फोर्स लगाया है, जो भी हमारा दूसरा फोर्स है उसको मास से डिवाइड करेंगे और वेक्टोरियली ऐड करेंगे। एग्जांपल के फॉर्म में जो सबसे कॉमन आता है, बड़ा कॉमन केस आता है, और आपको फिर किया है, 100 सभी लोगों ने किया है, कि पेंडुलम में जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अपवर्ड एक्सेलरेट कर जाए। दिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट्स अपवर्ड। तो यहाँ अदर फोर्स कौन सी हुई हमारे लिए, ग्रेविटी के अलावा, जी के अलावा? इस पर्टिकुलर केस में पूछा जाए कि विच अदर फोर्स विल एक्ट ऑन दिस पेंडुलम इफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो एम ए नहीं, हाँ एम ए सॉरी, ठीक है, एम ए स्यूडो फोर्स। तो वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा यार, यहाँ पर स्यूडो फोर्स, यहाँ पर जो एफ अदर है बेसिकली वो स्यूडो फोर्स है। एफ अदर इज स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स यहाँ पर देखा जाए तो वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, जो कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के एक्सेलरेशन के एग्जैक्टली अपोजिट यानी नीचे होगा। तो यहाँ पर एम ए अपॉन एम, एम ए अपॉन एम करेंगे तो एम एम कैंसिल होकर जी आ जाएगा डाउनवर्ड, और ये जी भी डाउनवर्ड है, इधर भी डाउनवर्ड इधर भी डाउनवर्ड, दोनों ऐड करेंगे तो यहाँ पर जी इफेक्टिव। हालांकि ये पहले भी आप पढ़ चुके हो, जी इफेक्टिव इन केसेस में जी प्लस ए आता है। तो टाइम पीरियड अपने यहाँ पर 2π√L अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा तो फिर जी माइनस ई कर देंगे इसको, ठीक है। एफ अदर बाई एम प्लस जी, ध्यान रखना इस कंसेप्ट के ऊपर। और ये बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं भाई, कई सारे फोर्सेस यहाँ पर लिए जा सकते हैं। जैसे कि एक तो आपको स्यूडो फोर्स का एग्जांपल दिया, सेकंड एग्जांपल आप ये ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप सिखाया जाए कि भाई पेंडुलम है और उस पेंडुलम में मास है और प्लस पेंडुलम में चार्ज भी है और प्लस वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एंड सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी थीटा एंगल पर है, किसी 60 डिग्री के एंगल पर है या किसी और एंगल पर है, मान लीजिए थीटा एंगल पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर वो अदर फोर्स कौन सी हुई जो हमारा कंसेप्ट कहता है उसके हिसाब से।
मतलब जो हमारा ये है दैट G effective is basically vector G and plus that other force which acts on the pendulum and divided by mass. तो यहाँ ये other force कौन सा हुआ देखिए, G vector plus other force is the force of electric field QE. लेकिन इनको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ G इफेक्टिव अगर निकालना हो मुझे तो मैग्नीट्यूड ऑफ G इफेक्टिव रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ G स्क्वायर प्लस QE अपॉन M का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB and cosine of the angle between these two vectors. G vector और QE by M vector के बीच का एंगल, तो G vector नीचे, ये डायरेक्शन ऑफ G वेक्टर है और ये डायरेक्शन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये पूरा एंगल 90 प्लस थीटा, सो कोसाइन ऑफ 90 प्लस थीटा. क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. कोई क्लियर? ओके. चार्ज नेगेटिव साइन का होता तो क्यू के सामने माइनस साइन लगा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होती, लेकिन अगर क्यू नेगेटिव होता तो याद करिए नेगेटिव चार्जेस के ऊपर जो फोर्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड होती है, इन तब ये इधर की तरफ आता. तब हम रिजल्टेंट निकालने में ये वाला एंगल यूज कर रहे होते, 90 प्लस थीटा की बजाय 90 माइनस थीटा लगा रहे होते, यहाँ पर 90 माइनस थीटा कर देते. चार्ज के साइन पर भी तो डिपेंड करेगा ना कि कितना एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में. तो हम इसको मल्टीपल कंसेप्ट नहीं बनाना चाह रहे, सिर्फ ये है कि अदर फोर्स, वो अदर फोर्स स्यूडो फोर्स हो सकती है, वो अदर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हो सकती है, वो अदर फोर्स हो सकता है बॉयंसी हो, मतलब कि यहाँ पर जो पेंडुलम है उसका मास है और उसको पानी में डाला गया है, लिक्विड में. तो यहाँ पर हमारे लिए जी इफेक्टिव जब लिखने की बात आएगी तो जी इफेक्टिव इस केस में जी वेक्टर प्लस this time the other force is the buoyancy, so it is buoyancy divided by mass. लिक्विड्स में जाएंगे तो buoyancy का काम करेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को एक्सेलरेट करेंगे तो अदर फोर्स स्यूडो हुआ, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में अदर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की हुई. तो इस तरीके से बहुत सारे अदर फोर्सेस बनाए जा सकते हैं. तो हम सबको एक एक करके पढ़ें, इससे अच्छा है कि जनरलाइज फॉर्म कर लीजिए. जनरलाइज फॉर्म कहता है कि भाई यहाँ पर जो भी आपका ग्रेविटी के अलावा एक्स्ट्रा फोर्स है, लेकिन वो एक्स्ट्रा फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए. अगर वो एक्स्ट्रा फोर्स कांस्टेंट ना हो करके वेरिएबल है, जैसे कि स्प्रिंग, तो इसका मतलब डेरिवेशन करनी है. बट अगर हमारी एक्स्ट्रा फोर्सेस भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन की हैं तो हमें डेरिवेशन नहीं करना है, डिराइव्ड रिजल्ट में जी को रिप्लेस करके जी इफेक्टिव करना है. तो यहाँ पर दिस एफ अदर इज बेसिकली बॉयंसी, जो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं. और मुझे पता है कि बॉयंसी ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, ये दोनों वेक्टर्स अपोजिट है. तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जी माइनस buoyancy is the volume into density of liquid into G, Archimedes principle के हिसाब से, and divided by mass, and mass is the volume and density of object. तो volume and volume cancel. G effective के लिए G in bracket 1 minus density of liquid divided by density of object, ये हमारा बन जाएगा G effective, और उसको लगा करके टाइप से निकाल लेंगे. तीन केसेस हो गए आपके अदर फोर्सेस में. स्यूडो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हो सकती है, बॉयंसी में जी इफेक्टिव की फोर्स हो सकती है. एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, वो कह रहे थे कि
इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक पेंडुलम है, अ पेंडुलम इनसाइड अ बॉक्स, और वो बॉक्स इंक्लाइंड प्लेन पर चल रहा है। स्मूथ प्लेन, एक स्मूथ प्लेन पर कोई एक बॉक्स है, वो बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है और उसके अंदर एक पेंडुलम है एल लेंथ का। तो कितना टाइम पीरियड होगा उसका, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड? तो भाई इसके लिए टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखिए सेम जी इफेक्टिव कंसेप्ट। तो जी इफेक्टिव इज जी एंड प्लस अदर फोर्स ऑन बॉब एंड डिवाइडेड बाय मास। इसमें बॉब पे अदर फोर्स कौन सी आएगी? तो पेंडुलम बॉब पे अदर फोर्स कौन सी आएगी देखिएगा, क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जहां से उसको हैंग किया गया है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पर, और कितनी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की जो एक्सेलरेशन नीचे जाने की होगी वो वही होगी जो इस बॉक्स की होगी, और ये बॉक्स एक स्मूथ प्लेन पर है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो अगर स्मूथ प्लेन होगा तो स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पर किसी भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो सकता है वो सिर्फ जी इंटू साइन थीटा हो सकता है, क्योंकि ग्रेविटी का ही कंपोनेंट लगेगा सर। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जी साइन थीटा से अगर एक्सेलरेट कर रहा है यहाँ पर, तो इसकी वजह से यहाँ एक स्यूडो फोर्स आएगी। तो अब आप देखना है हमारे दोनों वेक्टर के, एक वेक्टर हमारा नीचे की तरफ, पहला वेक्टर जी, लेकिन जो दूसरा वेक्टर है एफ अदर ऑन द बॉब, स्यूडो फोर्स है ये, और ये स्यूडो फोर्स जी साइन थीटा के अपोजिट, जी साइन थीटा के अपोजिट होने का मतलब कि ये इस इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर की तरफ जाएगा, अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये डायरेक्शन बनेगी। और अगर ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है तो इसका मतलब ये थीटा एंगल है, और इसकी वैल्यू मास इनटू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, ये हमारा स्यूडो फोर्स हुआ, एम जी साइन थीटा इज द स्यूडो फोर्स, और डिवाइडेड बाय मास, अदर फोर्स अपॉन मास, तो ये एम चला गया, ये पूरी वैल्यू हुई एफ अदर बाय मास की वैल्यू। अब इसका और इसका रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जी के कंपोनेंट करते हैं। इस जी का नीचे की तरफ कंपोनेंट हुआ जी साइन थीटा, और इस जी का इधर की तरफ कंपोनेंट हुआ जी कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो गए, बचा सिर्फ जी कॉस थीटा, यही मेरा जी इफेक्टिव है। और अगर यही जी इफेक्टिव है तो फिर टाइम पीरियड की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2π/L डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो कंसेप्ट क्या है और एप्लीकेशन क्या है वो अलग अलग बातें। तो हम ये सोचेंगे कि यार ये सब क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के नहीं है, इन सबके पीछे का कंसेप्ट सिर्फ एक है। एक तो वो अदर फोर्स बाय मास, दूसरा जो मिस्टेक करते हैं हम लोग वेक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, हम लोग डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, जो एक कॉमन मिस्टेक होती है। बिना डायरेक्शन देखे हुए, बिना कुछ एनालाइज किए हुए हमने सीधा जी उठाया और ये उठाया और दोनों को नॉर्मल नंबर के तरीके से स्केलर सम करके गलती कर जाते हैं। तो अगर इसकी टेक केयर कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल यहाँ भी सही हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. ओके। पेंडुलम का एक और केस हो गया। ये मैंने कहा ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से जो जेई मीन लेवल, अब आप कोई भी एग्जाम दोगे तो एसएसएम के चैप्टर से अब आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। हर तरीके के कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं। एक और जो है तो बोर्ड लेवल का, बट उसको मैं याद दिला दूं क्योंकि जिस तरीके के पेपर है उसमें कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ वेरी लार्ज लेंथ, वो कितना बनेगा? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ
बहुत बड़ी लेंथ हो पेंडुलम की तो क्या बनेगा टाइम पीरियड? सर 84 मिनट कुछ आता है। हाँ, इसका जो आंसर आता है वो होता है टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जी। ये मैं याद दिला दे रहा हूँ, सिर्फ आपका नोट्स पूरा हो जाएगा कि अगर इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम रेडी होने चाहिए कि बहुत बड़ी लेंथ होती है जब पेंडुलम की, तो ये आंसर है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बाय जी। प्रूफ इसका नहीं करा रहा है, टाइम की प्रॉब्लम है। अगर चाहो आपको ना, मतलब बोल्ड में इससे बोल दिया कि आपको किसी भी स्कूल बुक में, स्पेशली अगर आपके पास न्यूटन फिजिक्स हो या फिर एस एल अरोड़ा वाली किताब हो, है ना, जो स्कूल लेवल की बुक्स होती हैं उनमें इसको मिल जाता है, आराम से मिल जाता है इनफाइनाइट लेंथ के पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक है जी बच्चों, लोग Yes, sir. इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे आप याद करने के लिए हमसे कौन सा डेरिवेशन पूछने वाले हैं वो लोग। और 2-3 और एसएचएम्स हैं जो आपको खुद करने होंगे, बता दे रहा हूँ। एक एसएचएम इन टनल का एग्जांपल आता है, मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। एसएचएम इन द टनल, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में होता है कि अर्थ के अंदर अगर एक टनल कर दें और उसमें एक बॉडी ऑसिलेट करे तो कितना टाइम पीरियड होगा उसका। दूसरा आता है एसएचएम ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, और तीसरा आता है एसएचएम इन थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये जनरलाइज टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ, ये आप अपने आप सेल्फ रीड करेंगे, हम अगली क्लास में और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एसएचएम एक है और एक कुछ क्वेश्चंस ये करेंगे एसएचएम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब एक्चुअली क्या है कि एसएचएम जो है ना वो एक किसी भी चैप्टर में एंटर कर जाता है, तो आप इसको किसी भी चैप्टर में जाओगे तो ये सब मिल जाता है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। बट ये हम अब आज नहीं करेंगे, आगे वाली क्लास में कर लेंगे, राइट है, क्योंकि इसमें दूसरे चैप्टर इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटेशन इन्वॉल्व है या फ्लूइड मैकेनिक्स इन्वॉल्व है या थर्मो इन्वॉल्व है या इलेक्ट्रो इन्वॉल्व है, तो अदर चैप्टर्स हैं, इसलिए इसको यहाँ टच नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितना एसएचएम था वो हो गया है, आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, चलो फिर अगली क्लास में करेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो भाई, आज के लेक्चर से कोई वैसे बात पूछनी है तो पूछो।